1945 में ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 जीत लिया था, लेकिन इंडिया के अंदर उनकी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थी। शहरों या गांवों में नहीं, बल्कि एक ऐसी पावर में जिस पावर ने ब्रिटिशर्स को इतने सालों से इंडिया में जमाए रखा था। ब्रिटिशर्स के 200 साल के राज के पीछे एक सिंपल फॉर्मूला था। स्मॉल नंबर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स वर कंट्रोलिंग मिलियंस ऑफ इंडियन थ्रू द इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। लेकिन 100 साल बाद उनके सामने सेम क्वेश्चन आया, क्या होगा अगर सोल्जर्स ने ही ऑर्डर मानने से मना कर दिया। नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी ने पहले ही ब्रिटिशर्स के फाउंडेशन को हिलाकर रख दिया था। इवन दो आईएनए मिलिटरीली हार गई थी, लेकिन उनके सोल्जर्स और ऑफिसर्स इंडियंस के लिए हीरोज बन गए थे। 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक चीज़ ने सबसे ज़्यादा डरा दिया था। न गांधी, न कांग्रेस, न प्रोटेस्ट्स, बल्कि इंडियन आर्मी के अपने सोल्जर्स। दिल्ली के रेड फोर्ट में शुरू हुआ एक ट्रायल, लेकिन ब्रिटिशर्स को आइडिया नहीं था कि ये ट्रायल उनके एम्पायर का एंड सिग्नल बन जाएगा। नाम याद रखना, शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, एक मुस्लिम, एक हिंदू, एक सिख। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इन तीनों आईएनए ऑफिसर्स को ट्रेटर प्रूफ करके इंडियंस को डिवाइड कर देंगे, लेकिन हुआ इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। पूरा इंडिया यूनाइट हो गया। स्टूडेंट्स सड़कों पर आ गए, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिए, पब्लिक ने ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट स्लोगन्स लगाने शुरू कर दिए। और फिर एक शॉकिंग चीज़ हुई। जवाहरलाल नेहरू 20 साल बाद फिर से लॉयर का कोट पहनकर कोर्ट में आए। हाँ, इंडिया के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आईएनए सोल्जर्स का केस लड़ रहे थे। लीड लॉयर थे भूला भाई देसाई, लेकिन नेहरू का कोर्ट में प्रेजेंट होना ही एक सिंबॉलिक एक्सप्लोजन बन गया। मैसेज एकदम क्लियर था, आईएनए अब सिर्फ सुभाष चंद्र बोस की आर्मी नहीं थी, ये एक नेशनल मूवमेंट बन चुकी थी। रेड फोर्ट के बाहर स्लोगन्स गूंज रहे थे। लाल किले से आई आवाज़, सहगल, ढिल्लों, शाहनवाज। ब्रिटिशर्स ये समझ गए थे कि अगर इंडियन सोल्जर्स ही लॉयल नहीं रहे तो इंडिया को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। एंड इवेंचुअली तीनों ऑफिसर्स को गिल्टी डिक्लेयर किया गया, लेकिन पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा था कि ब्रिटिशर्स उनको पनिश ही नहीं कर पाए, उन्हें रिलीज़ करना पड़ा। आईएनए ट्रायल्स तो हो चुके थे, लेकिन आगे होने वाला था कुछ बहुत बड़ा, जिसका नाम था द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। See, we are explaining here what was the actual reason behind India getting independence. सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें इंडिपेंडेंस एक झटके में नहीं मिली थी। इसके पीछे बहुत ही लंबा चौड़ा स्ट्रगल था। 1945 में आईएनए ट्रायल्स हो रहे थे और तब तक इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे अटेम्प्ट कर चुका था आजादी के लिए, इंक्लूडिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और लास्ट में आईएनईज वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आती है और एटली ने इंडिया को सेल्फ रूल देने का अनाउंसमेंट किया। बस क्लियर ये नहीं हुआ था कि हमें डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा या फिर पूर्ण स्वराज। उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को 1 महीने के अंदर भेजना पड़ा था द कैबिनेट मिशन प्लान। इसके थ्रू बाद में ये क्लियर हो गया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट सोवरेनिटी मिलने वाली है। तो क्या हुआ था ऐसा? तो हुआ कुछ ऐसा था कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद इंडियन रॉयल नेवी के सेलर्स बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे अपनी सर्विसेज की फैसिलिटी और ब्रिटिशर्स के ट्रीटमेंट से। इंडियन सेलर्स को सामना करना पड़ रहा था लोअर पे, खराब खाने, पुअर लिविंग कंडीशंस और कांस्टेंट रेशल रिव्यूज से। एक ब्रिटिश ऑफिसर थे कमांडर एफएम किंग ऑफ HMIS तलवार, उन्होंने इंसल्ट करी इंडियन सेलर्स की सन ऑफ पुलिस बोल के। इस चीज ने बहुत बड़ा ट्रिगर पैदा कर दिया नेवी में। इस सबसे पहले सेलर्स ने कांस्टेंट कंप्लेन करी थी सड़ी ब्रेड्स, पानी वाली दाल, खराब मीट और गंदे बैरक्स की, लेकिन उनकी कंप्लेंट्स को रिपीटेडली इग्नोर किया गया और फिर उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और बहुत जल्दी उनके प्रोटेस्ट पॉलिटिकल बन गए। लोगों ने स्लोगन्स लगाने शुरू कर दिए, जैसे साइमन गो बैक, जय हिंद, रिलीज आईएनए प्रिजनर्स। जल्दी ही ब्रिटिश फ्लैग्स उतारे जाने लगे और नेशनलिस्ट फ्लैग्स फहराए जाने लगे, जैसे कि कांग्रेस का फ्लैग, मुस्लिम लीग का फ्लैग और कम्युनिस्ट फ्लैग। ये सिंबॉलिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग था बिकॉज हिंदूज और मुस्लिम यूनिटी दिख रही थी यहाँ पे। सेलर्स ने लीडरशिप बॉडी भी क्रिएट कर ली थी जिसका नाम था नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी, जिसको लीड कर रहे थे MS खान और मदन सिंह। इस कमेटी ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था पूरे रिवोल्ट को अलग अलग जगहों पर स्प्रेड करने में। 48 घंटों में ये रिवोल्ट पूरे ब्रिटिश इंडिया में फैल गया था। पोर्ट बेसिस सच एज बॉम्बे, कराची, कैलकाटा, मद्रास, कोचिन और विशाखापट्टनम वर ऑल अंडर हीट। इवेंचुअली 78 शिप्स, 20 शोर एस्टैब्लिशमेंट्स और 20,000 से भी ज़्यादा सेलर्स इसमें इन्वॉल्व हो चुके थे। एंड बॉम्बे बिकेम द सेंटर ऑफ दिस अपराइजिंग। Workers, students, tram employees and civilians came out in support of the sailors. Huge strikes and demonstrations occurred across the city. Britishers यहाँ से डर गए थे because this looked like the beginning of a larger armed revolution. रिपोर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि प्रोटेस्टर्स, पुलिस और ब्रिटिश ट्रूप्स के बीच में कई बारी स्ट्रीट फाइट्स हुए।
ब्रिटिश सोल्जर्स ने कई बारी ओपन फायर किए। सैकड़ों लोग इसमें घायल हुए थे और काफ़ी सिविलियंस की मौतें हुई थी। एस्टिमेट्स वेरी बट रफली 200 लोगों से भी ज़्यादा डेथ्स रजिस्टर हुई थी ड्यूरिंग द वाइडर अनरेस्ट। इससे भी बुरी सिचुएशन कराची में थी, जहां सेलर्स ने HMIS हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश फोर्सेस ने उनसे सरेंडर की मांग करी, लेकिन इवेंचुअली उनमें गन बैटल हुआ और उसमें उनसे सरेंडर करवाया गया। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स से भी इनके पास सपोर्ट आ रहा था, क्योंकि पहले से ही स्ट्राइक्स हो रहे थे रॉयल इंडियन एयरफोर्स में और आर्मी सर्विसमैन के भी प्रोटेस्ट देखे जा रहे थे। पर्टिकुलरली जबलपुर सिग्नल कॉर्प्स में डिस्टर्बेंसेस नोटिस किए गए थे। ब्रिटिशर्स की यहाँ से रूह कांपने लगी, क्योंकि उनके लिए इंडियंस का लॉयल रहना बहुत ज़रूरी था उनके टिके रहने के लिए। आगे बात करें अगर पॉलिटिकल सपोर्ट की, तो CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इसे स्ट्रांगली बैक किया और मास वर्कर्स प्रोटेस्ट को कॉल आउट किया। हालांकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका अपोज किया था। लीडर्स लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना बिलीव्ड एक अनकंट्रोल्ड मिलिट्री अपराइजिंग कुड लीड टू chaos, वायलेंस और इवन सिविल वॉर एंड कुड डैमेज नेगोशिएशंस फॉर इंडिपेंडेंस। 23 से 25 फरवरी 1946 तक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पर्सनली सेलर्स से नेगोशिएशंस करी और रिक्वेस्ट करी सरेंडर करने के लिए, प्रॉमिसिंग कि उनके ग्रीवेंसेस कंसिडर किए जाएंगे। म्यूटिनियर्स का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट था, वी सरेंडर टू इंडिया नॉट टू ब्रिटेन। लेकिन सरेंडर के बाद उनके साथ क्या हुआ? उन्हें अरेस्ट किया गया, उनसे इंटरोगेशंस किए गए और सर्विस से एक्सपेल कर दिया गया। उन्हें कभी भी सर्विस में वापस नहीं लिया गया इंडिपेंडेंट इंडिया या इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के थ्रू। लेकिन हमारा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का था ताकि आप जान सके व्हाट वर द लास्ट हैमर्स ऑन द नेल्स ऑफ ब्रिटिशर्स कॉफिन्स इन इंडिया। बिकॉज आफ्टर द सरेंडर ऑफ नेवी म्यूटिनियर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1 महीने के अंदर ही यानी मार्च 1946 में ही कैबिनेट मिशन प्लान भेज दिया था। बिकॉज इंडिया इतने सारे वेव्स ऑफ मूवमेंट्स और नेगोशिएशंस के बाद थक चुका था और इसीलिए ब्रिटिश रूल के आखिरी फेज में एक बार फिर से ब्रिटिश आर्म फोर्सेस में इतने रिवोल्ट्स देखने को मिले और इवेंचुअली उन्हें यहाँ से तंग होकर जाना ही पड़ा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे।